हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारा कड़ी पर स्वागत है। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या? त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं अस्मिकाएं। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात एवं अस्मिकाएं। अस्मिकाएं। तो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड इनक्वालिटीज। क्या? या आइडेंटिटीज बोलेंगे इसको, है ना। तो पहले हम इसमें ये समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको है। क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का क्या अर्थ है? त्रिकोणमिति का क्या अर्थ है? ठीक, तो यहां पर ये क्या है? तीन शब्दों से मिलकर बनी हुई है। क्या है? तीन शब्दों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, कौन कौन से? पहला है त्रि, दूसरा है कोण और तीसरा है मिति। मिति को हम आकार भी कहते हैं। क्या? मिति को हम आकार भी कहते हैं। ठीक, और त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब क्या होता है? कोण। ठीक, तो इसका जो अर्थ है वो क्या हो गया? तीन तीन कोणों से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, तो तीन कोणों से मिलकर बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, कैसे? जैसे जैसे ये क्या है? ए बी सी। यहां पर क्या है? एंगल 1, यहां एंगल 2 और यहां एंगल 3। तो तीन कोणों से मिलकर बनी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। और साथ के साथ यह किससे मिलकर बना हुआ है? यह ग्रीक शब्द ट्रिगोन और मेट्रोन से उत्पन्न हुआ है। यह ग्रीक शब्द ट्रिगोन एवं मेट्रोन से उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है? ट्रिगोन तथा मेट्रोन से उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वो किससे मिलकर बना हुआ है? ट्रिगोन और मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है और इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि ये ग्रीक शब्द है। ठीक, और ये तीन कोणों से मिलकर बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अनुपात का मतलब है जो त्रिकोणमिति है उसके जो फलन है, त्रिकोणमितीय फलन के जो फलन है उनके अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? अनुपात कहते हैं। भिन्न को उनको क्या बोलते हैं? अनुपात कहते हैं। अस्मिका मतलब आइडेंटिटीज, इनकी जो आइडेंटिटीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अस्मिकाएं कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। क्या? सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कोण की। क्या है? सबसे पहले हम कोण की बात करेंगे कि कोण किसे कहते हैं? एंगल। क्या है? एंगल किसे कहते हैं? तो एंगल क्या है? जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु है, यहां से एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही, ये ओ ए और ये बी। तो जब भी क्या कहते हैं हम एंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, एक रेखा ये रही और एक ये रेखा ये रही, तो एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को ये क्या है? झुकाव है। दो रेखाओं के बीच का झुकाव, और यही क्या कहलाता है? एंगल। तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। तो क्या हो जाएगा? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को
कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। इसे इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि चित्र में जैसा कि चित्र में जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, ए ओ बी जिस बिंदु पर एंगल होता है उसको हम बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि ए ओ बी बराबर क्या है? कोण। और कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक, क्या हो जाएगा? थीटा। तो हम एंगल किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दिशा के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या है? दिशा के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अगर बात करेंगे तो दो प्रकार के कौन कौन से? एक हो जाएगा पॉजिटिव एंगल, धनात्मक कोण। एक क्या हो जाएगा? धनात्मक कोण। और दूसरा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक कोण। एक धनात्मक कोण होगा और दूसरा क्या होगा? ऋणात्मक कोण। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल। ठीक, इसको हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे। अब समझते हैं पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव एंगल किसे कहते हैं। तो चलिए इधर समझते हैं। जैसे कि ये क्या है? ये एक्स वाई तल है, ये तुम्हारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है और ये ऋणात्मक वाई अक्ष है। तो ये जीरो, इसको क्या बोलते हैं? धनात्मक एक्स अक्ष। ये क्या है? धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? धनात्मक एक्स अक्ष। ठीक, तो यदि कोई रेखा, अगर इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो अगर हम घड़ी की बात करें, घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा क्या हो जाएगी? इस तरीके से अगर बात की जाए तो ये क्या है? एक घड़ी है। क्या है? ये एक घड़ी है। यहाँ पर 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो घड़ी किस तरीके से चलती है? इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा। और इस तरीके से क्या बोलते हैं? अगर इस तरीके से चलेंगे तो ये हो जाएगी विपरीत दिशा। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी विपरीत दिशा। किसकी? घड़ी की विपरीत दिशा। तो इसका तात्पर्य है कि जब कोई रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से, ये क्या है? धनात्मक एक्स अक्ष है। जब कोई रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर मतलब हम इस तरीके से घूमे और यहाँ पर एक रेखा है ये ए। तो ये क्या है? हम एक्स अक्ष से, धनात्मक एक्स अक्ष से किधर घूमे हैं? घड़ी की विपरीत दिशा में, क्योंकि घड़ी इस तरीके से चलती है, लेकिन हम किस तरीके से घूमे? इस तरीके से। तो जब कोई रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर जो कोण बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक कोण। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर, क्योंकि घड़ी ऐसे घूमती है लेकिन ये रेखा कैसे घूमती है? ऐसे। तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर धनात्मक एक्स अक्ष से जो कोण बनाती है उसको धनात्मक कोण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब कोई रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से यहां प्लस लगा देते हैं, धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में
घूमकर घूमकर एक्स अक्ष से जो कोण बनाती है, एक्स अक्ष से जो कोण बनाती है उसे धनात्मक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे धनात्मक कोण कहते हैं। जैसा कि चित्र में अगर चित्र में बात की जाए तो एक्स ओ ए क्या हो जाएगा? एक्स ओ ए क्या हो जाएगा? थीटा किसका? प्लस का। क्या हो जाएगा? धनात्मक कोण। क्या हो जाएगा? धनात्मक कोण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धनात्मक कोण किसे कहते हैं? जो रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर धनात्मक एक्स अक्ष से जो कोण बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक कोण कहते हैं। अब बात आती है ऋणात्मक की। तो ऋणात्मक कोण क्या हो जाएगा? यदि ऋणात्मक कोण की बात करें तो यदि कोई रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी की दिशा में, ये कैसे घूम रहा है? घड़ी की दिशा में घूमकर अगर कोई कोण बनाती है धनात्मक एक्स अक्ष से तो उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक कोण कहते हैं। यदि कोई रेखा धनात्मक एक्स अक्ष से घड़ी की दिशा में घूमकर कोई कोण बनाती है धनात्मक एक्स अक्ष से तो उसे हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ये है आपका ऋणात्मक कोण। तो क्या है? ये आपका ऋणात्मक कोण कहते हैं उसको। ठीक, तो बी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब कोई रेखा घड़ी की दिशा में घूमकर धनात्मक एक्स अक्ष से जो कोण बनाती है उसे ऋणात्मक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऋणात्मक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऋणात्मक कोण कहते हैं। जैसा कि चित्र में अब अगर हम इस चित्र में बात करेंगे तो ऋणात्मक कोण क्या हो जाएगा? एक्स ओ बी। क्या हो जाएगा? एक्स ओ बी क्या हो जाएगा? एक्स ओ बी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक कोण। क्या हो जाएगा? एक्स ओ बी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक कोण। और यहाँ पर ये क्या है? धनात्मक कोण है। तो आई होप आपको दिशा के आधार पर दोनों प्रकार के कोण समझ में आ गए होंगे कि कोण हम किसे कहते हैं। ठीक, अब यहीं पर हम समझते हैं चतुर्थांश। जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था। इससे पहले वाले लेक्चर का मतलब ये है कि हमारे जो चैनल है उस पर क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट की क्या कहते हैं? वीडियो पड़ी हुई है जिसमें हमने बताया है कि निर्देशांकों में चतुर्थांश कैसे कहते हैं। तो अगर इसमें भी बात की जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। ये तृतीय चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। क्या है? फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक, तो इनको हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। यदि इधर से चलेंगे हम, अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो क्या हो जाएंगे? इधर से पॉजिटिव एंगल होते हैं। क्या होते हैं? इधर से पॉजिटिव एंगल की बात करेंगे। पॉजिटिव एंगल किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव एंगल। और अगर हम इधर से ऐसे घूमेंगे तो इधर से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल की बात करेंगे। किसकी? नेगेटिव एंगल की। तो इधर से हम नेगेटिव एंगल की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक चतुर्थांश के बीच में कितने का कोण होता है? 90 डिग्री का। ये कितने का कोण है? 90 डिग्री का। इसको चलिए हम यहाँ बना लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो ये कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। इसका मतलब ये 0 डिग्री है और ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 180, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये पूरा हो गया एक क्या है? स्ट्रेट लाइन पर बना कोण, सरल रेखा पर बना कोण। कितना हो गया? 180। फिर ये भी कितना है? 90। तो 90 ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। फिर ये कितना है? 90। तो ये कितना हो जाएगा? 360। ये 0 का और 360 का है। अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये बताओ कि 30 डिग्री किसमें है? किसमें है?
30 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है, 30 डिग्री किस चतुर्थांश में है, क्या है, 30 डिग्री किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो यहां पर मैंने देखा, तो यहां पर जो 30 डिग्री है वो किसका है, प्लस का है, 30 डिग्री किसका है, प्लस का है। तो यहां पर हमने आपसे क्या कहा था, जब हम इधर से चलेंगे तो क्या बनेंगे, पॉजिटिव एंगल, और ये क्या है, ये पॉजिटिव एंगल ही है। तो जब मैं यहां से इधर चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल, यहां तक क्या है 90 डिग्री, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला। तो इसका मतलब 30 डिग्री है वो कौन से चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में है, किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में है, क्या है ये, प्रथम चतुर्थांश में है, किसमें है ये, प्रथम चतुर्थांश में है। अगर मैं ये कहूं कि -45 डिग्री किस चतुर्थांश में है, किसमें, किस चतुर्थांश में है, तो -40 डिग्री किस चतुर्थांश में होगा, बताइए इसको। तो मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव के लिए तो हम इधर से चलते हैं, क्या है, पॉजिटिव के लिए हम इधर से चलते हैं, लेकिन नेगेटिव के लिए हम इधर से चलते हैं। तो अब ये कितना है, -45, तो हम किधर से चलेंगे, इधर से। तो इधर से चलेंगे तो ये 0 है, और इनके बीच में कितने का बना हुआ है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर माइनस के एंगल इधर से बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोर्थ चतुर्थांश में, किस में हो जाएगा, फोर्थ चतुर्थांश में। इसको वैसे भी अभी समझाएंगे क्योंकि जगह कम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट करिए, फिर इससे आगे हम इसको समझाते हैं। इस पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल पर। तो चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि आपको निम्न कोणों को बताइए, या निम्न कोण किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो आपको बताना है किस चतुर्थांश में है निम्न कोण। पहला दे रखा है आपको -30 डिग्री, दूसरा दे रखा है आपको 45 डिग्री, और तीसरा दे रखा है आपको 275 डिग्री, और चौथा दे रखा है आपको 185 डिग्री माइनस का, ठीक। और बाकी और दे रखा है आपको, पांचवा दे रखा है आपको 92 डिग्री, और छठवां दे रखा है आपको 95 डिग्री, वो भी माइनस का। तो आपको इसको देखना है कि किस चतुर्थांश में होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पॉजिटिव एंगल के लिए हम इस तरीके से जाएंगे, क्या जाएंगे, पॉजिटिव एंगल के लिए इस तरीके से, और नेगेटिव एंगल के लिए इस तरीके से जाएंगे, ठीक। तो यहां पर मैं दो कार्तीय तल बनाता हूं, ये हो गया एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो ये है पॉजिटिव का, हम इस तरीके से जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल, ठीक। तो यहाँ कितना होता है 0 डिग्री और 360, यहाँ कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 का है ना, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ कितना होता है 180 डिग्री, और ये कितना होता है 270 डिग्री। अब हम इसमें किस तरीके से घूम रहे हैं, इस तरीके से पॉजिटिव, मतलब इसमें हम घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हम क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और एक हमने बना लिया इस तरीके से दूसरा, ठीक। ये है एक्स, ये वाई, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। इसमें हम किस तरीके से घूम रहे हैं, इस तरीके से, इसमें हम घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, क्या है, इसमें हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये आपको दर्शाता है नेगेटिव एंगल को। किसको दर्शाता है ये दर्शाता है नेगेटिव एंगल को, ये नेगेटिव एंगल को, और ये पॉजिटिव एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि यहाँ पर 0 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये माइनस का 90 डिग्री, और ये माइनस का 180 डिग्री, और ये माइनस का 270 डिग्री, और ये माइनस का 360 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि माइनस का 30 डिग्री किधर है। अगर हम इस तरीके से घूमेंगे तो पॉजिटिव एंगल की बात हो रही है, क्या। अगर हम धनात्मक एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाएं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव एंगल की। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है नेगेटिव एंगल, कि नेगेटिव जो एंगल है वो कौन से चतुर्थांश में होगा। तो नेगेटिव एंगल के लिए हमें इधर तरीके से चलना होता है, किसमें, क्या चलना होता है, क्लॉकवाइज चलना होता है, क्या। नेगेटिव एंगल किस तरीके से बनता है, जब हम धनात्मक एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज चलते हैं
तो नेगेटिव एंगल बनता है। क्या बनता है? नेगेटिव एंगल बनता है। ठीक, जैसा कि ये रहा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव एंगल के लिए हम क्या चलते हैं? धनात्मक एक्स एक्सिस से घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं। सॉरी, हाँ, घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? घड़ी की दिशा में चलेंगे तो इसका मतलब यहाँ से 0 से लेकर 90 यहाँ स्टार्ट होगा। ये कितना है? 30। कितना है? माइनस का 30। तो माइनस का 30 किस में होगा? ये कौन सा चतुर्थांश है? चौथा। और ये कौन सा है? पहला। और ये कौन सा है? दूसरा। और ये कौन सा है? तीसरा। ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो यदि अब हम देखें कि -30 डिग्री, क्या -30 डिग्री कौन से चतुर्थांश में होगा? क्योंकि नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव एंगल के लिए हम इधर से चलते हैं। तो नेगेटिव एंगल -30 डिग्री कौन से में होगा? चौथे चतुर्थांश में होगा। किसमें होगा? ये होगा आपका फोर्थ चतुर्थांश में। किसमें होगा? फोर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक, अब बात आ रही है 45 डिग्री, और 45 डिग्री किसका है? पॉजिटिव का। 45 डिग्री एंगल जो है वो किसका? पॉजिटिव का। और पॉजिटिव के लिए क्या है? हम एक्स एक्सिस से घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं। तो पॉजिटिव एंगल के लिए हम विपरीत दिशा में चलेंगे इस तरीके से। तो ये कितने का है? 0 का। ये कितने का? 90 का। तो 0 से 90 के बीच में होगा कितना? 45। तो ये किसके बीच में? ये किस कौन से चतुर्थांश में हो गया? पहले में। तो ये किस में होगा? प्रथम चतुर्थांश में। अब बात आ रही है यहाँ पर 275 डिग्री। क्या 275 डिग्री की बात हो रही है? तो 275 डिग्री जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है? जब कोई रेखा धनात्मक एक्स एक्सिस से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। पॉजिटिव एंगल के लिए हमें इधर घूमना पड़ता है। तो 0 से यहाँ गए 90, 90 से यहाँ पर गए, कितना हो गया? 180, 180 से कितना हो गया? 270। लेकिन ये 270 से ज्यादा है तो 270 और 360 के बीच में क्या आ गया? 275। ठीक, तो ये 275 किस में होगा? आपके चौथे चतुर्थांश में। किसमें होगा? ये चौथे चतुर्थांश में होगा। अब बात हो रही है -185। माइनस के लिए हम कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज। कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज। तो यहां से यहां तक ये क्या है? माइनस का 90 और यहां तक माइनस का 180। लेकिन ये क्या है? माइनस के 180 से ज्यादा है 185। तो 185 से ज्यादा के लिए हमें इधर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? माइनस का 270। तो इसमें होगा माइनस का 185 डिग्री। तो और ये किसमें है? द्वितीय में। तो ये किसमें हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने के किस चतुर्थांश में होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फलन की। ठीक, किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री फलन की बात करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए जब तक के लिए। तो अब हम इसमें बात करेंगे किसकी? चतुर्थांश की, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट हम किसे कहते हैं? चतुर्थांश। देखिए यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं। एक है एक्स, एक रेखा क्या है? एक्स डैश ओ एक्स। क्या है? एक्स डैश ओ एक्स। तो एक रेखा तो ये हो गई एक्स डैश एक्स, और एक रेखा हो गई वाई ओ वाई डैश। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या है? लंबवत हैं। और ये दोनों रेखाएं किस में होती हैं? समतल में होती हैं। क्या लिखेंगे? जब जब किसी समतल में दो रेखाएं ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे एक्स डैश ओ एक्स तथा वाई ओ वाई डैश ब्रैकेट बंद, दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है, तो तो वह तो वह समतल को चार चार बराबर भागों में विभाजित करती हैं। क्या करती हैं? बराबर भागों में विभाजित करती हैं, जिसके प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, एक रेखा तो ये हो गई एक्स डैश
ओ एक्स और एक रेखा हो गई वाई ओ वाई डैश। तो ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे से क्या है, लंबवत हैं। तो ये परस्पर, दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत होती हैं। इसको हम क्या लिख देते हैं, लंबवत, लंबवत होती हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या है, लंबवत हैं। और लंबवत होने के बाद ये जो पूरा समतल है उसको चार भागों में डिवाइड कर रही है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसको क्या है, ये चार भागों में डिवाइड कर रही हैं। तो प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग को हम चतुर्थांश कहते हैं। जैसे 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 एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका वाई वाई ओ एक्स डैश, ये क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, द्वितीय, ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या है, एक्स डैश ओ वाई डैश, ये क्या हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश। क्या हो जाएगा आपका ये आपका तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। और फिर एक्स ओ वाई डैश, ये क्या हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। क्यों, क्योंकि किसी समतल में जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो वो पूरे समतल को चार बराबर भागों में डिवाइड कर देती हैं। क्या कर देती हैं, चार बराबर भागों में क्या कर देती हैं, डिवाइड कर देती हैं। और ये रेखाएं जो है वो क्या है, लंबवर्धक है, क्या है, एक दूसरे पर लंबवर्धक होती हैं। तो ये किसी समतल को चार बराबर भागों में डिवाइड कर देती हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। तो ये रेखा इससे इस तरीके से चली है तो कितने डिग्री का कोण बना दिया, 90 डिग्री का। फिर ये वाली रेखा ऐसे रोटेट करके आ गई तो क्या हो गया, 90 डिग्री। पहले दोनों एक ही पर रेखाएं थी, सपोज दैट ये एक्स डैश यही थी और वाई डैश भी इसी में थी। तो दोनों के बीच कितना है, 90 डिग्री का। अब एक्स डैश, तो एक्स डैश एक्स ऐसी रही और ये वाई जो है वो रोटेट कर देती है इस तरीके से 90 डिग्री पर। तो वाई इस तरीके से रोटेट कर रही है कितने पर, 90 डिग्री पर। फिर वाई यहां से इसको रोटेट किया, फिर ये और रोटेट हो गई तो 180 पर। फिर ये और रोटेट हो गई तो कितना हो गया, 270 पर। फिर ये और रोटेट हो गई कितने पर, 360 पर। तो ये वाई अक्ष है जो एक्स अक्ष से इस तरीके से घूमकर एंगल बना रहा है कितने का, 360 का। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला जो चतुर्थांश है उसमें जो थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, कम। क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इधर से चल रहे हैं तो 0 डिग्री से ज्यादा, क्योंकि 0 डिग्री की तो ये लाइन है, क्या है, 0 डिग्री की ये लाइन है। तो इसमें जाने के लिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री की ये लाइन है तो 90 डिग्री से छोटा। तो पहले चतुर्थांश में जो थीटा का मान क्या होगा, वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात की जाएगी तो थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा, ठीक, और 90 डिग्री से छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 डिग्री की ये लाइन है और 90 डिग्री की ये लाइन है। तो इसका मतलब इसके जो बीच में, इसके बीच में क्या होंगे, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक होंगे और 90 की तो ये है ही है। फिर जब हम इसकी बात करेंगे इधर तो यहाँ होगा 91 डिग्री से लेकर यहाँ 179 डिग्री तक। तो इसका मतलब हो गया द्वितीय में, इसमें क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री से बड़ा, क्योंकि 90 डिग्री की तो ये लाइन है तो 90 डिग्री से बड़ा इधर आएगा। तो 90 डिग्री से बड़ा थीटा का मान और 180 से क्या होगा, छोटा, क्योंकि 180 की ये लाइन है। उसके बाद 181 किस में आ जाएगा, थर्ड में। और 270 की ये लाइन है तो इसका मतलब इससे पीछे क्या आ जाएगा, 269 क्या हो जाएगा, 269 किस में होगा, थर्ड में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो थीटा का मान है वो आपका 180 से तो बड़ा होगा लेकिन आपका 270 से क्या होगा, छोटा होगा। 180 से बड़ा मतलब 181 आएगा इसमें और इससे छोटा मतलब कितना आएगा, 279 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 279 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो ये क्या है, 270 की तो ये लाइन है तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, 271 और 360 की ये लाइन है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 359। कितना हो जाएगा, 359 डिग्री का। तो इसका मतलब फोर्थ वाले में जो थीटा का मान है वो 270 से क्या होगा, बड़ा, लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि चतुर्थांश में किस तरीके से मान होते हैं, क्या होते हैं, चतुर्थांश में किस तरीके से मान होते हैं।
तो पहले चतुर्थांश में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री से बड़ी लेकिन 90 डिग्री से छोटी होती है, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है 90 डिग्री से बड़ी लेकिन 180 से छोटी होती है, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है 180 से बड़ी और 270 से क्या होता है छोटा होता है, और चौथे चतुर्थांश में 270 से बड़ा थीटा का मान लेकिन 360 से क्या होता है छोटा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, ठीक है, और थीटा का मान किस क्वाड्रेंट में कितना कितना होता है। तो इसके बाद हम समझ लेते हैं कुछ त्रिकोणमितीय फलन को। क्या है त्रिकोणमितीय फलन। तो हम इसमें कुछ त्रिकोणमितीय फलन को समझ लेते हैं। तो त्रिकोणमिति जैसे हम करेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज में, किसमें, समकोण त्रिभुज में, इसमें समकोण त्रिभुज में हम समझते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है। अगर हम समकोण त्रिभुज में बात कर रहे हैं इसकी, तो पहले अगर हम त्रिकोणमितीय फलन की बात करें तो 1 साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, पांचवा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, पांचवा क्या हो जाएगा सेक थीटा, छठवां क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कितने होते हैं 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। क्या होते हैं त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, क्या है 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसी त्रिभुज में, तो किसी त्रिभुज में जब हम बात कर रहे हैं कौन सा त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज, तो हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या है एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं, ठीक। तो त्रिकोणमितीय फलन को हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में, किसमें देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में। तो इसको अगर हम समकोण त्रिभुज में देखेंगे तो ये आपका क्या है एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जब किसी त्रिभुज का एक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक। एक परिभाषा तो इसकी ये होती है। दूसरी परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा का वर्ग किन्हीं दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर हो, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक। अगर मैंने यहाँ पर इसको थीटा माना है, क्या है मैंने थीटा किस पर माना है ए बिंदु पर, ए बिंदु पर थीटा है, तब क्या हो जाएगा तो ये हो जाता है, ये क्या हो जाएगा आधार। जो थीटा होता है उसके साइड में क्या होता है एक होता है आधार और दूसरी साइड में क्या होता है कण। ध्यान रहे समकोण त्रिभुज के आगे, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं कण, और जो थीटा होता है उसके एक साइड में कण होता है और दूसरे साइड में आधार। इसका मतलब ये तीसरा क्या हो जाएगा लंब। जो कोण होगा उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब। अगर आपको किसी त्रिभुज में थीटा दे रखा हो तो उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाएगी लंब। कोण के सामने वाली भुजा जो क्या है वो लंब कहलाती है। क्या कहलाती है कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और समकोण के सामने वाली भुजा कण कहलाती है। क्या कहलाती है कण कहलाती है। और बाकी जो भुजा बची वो क्या कहलाएगी आधार। तो इसका मतलब जब हम इसमें बात करेंगे तो ये हो जाता है, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कण। क्या होता है लंब बटे कण। तो इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब क्या दे रखा है BC और कण क्या दे रखा है आपका AC। अब इसके बाद ये पहला हो गया, दूसरा क्या है आपका दूसरा दे रखा है cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कण। क्या हो जाएगा आधार बटे कण। और आधार कितना है AB, क्या है AB, और कण कितना दे रखा है इसका AC। तीसरा क्या दे रखा है इसमें tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे
आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और लंब क्या दे रखा है, इसका लंब दे रखा है BC, क्या दे रखा है BC, और आधार क्या दे रखा है AB, क्या दे रखा है AB आधार दे रखा है। इसको रफ कर लेते हैं, बाकी को यहाँ लिखना है ना इसलिए। इसके बाद क्या आएगा कॉट थीटा, इसके बाद क्या आएगा कॉट थीटा आएगा। तो कॉट थीटा को क्या करेंगे, तो कॉट थीटा को लिखना है इसके बाद। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो इसका आधार कितना दे रखा है AB, आधार इसका क्या दे रखा है AB, और इसका लंब क्या दे रखा है BC, क्या दे रखा है BC। अब इसके बाद आएगा आपका सेक थीटा, ठीक 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5 सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, क्या होता है कर्ण बट्टे आधार होता है। तो इसका कर्ण क्या दे रखा है, इसका कर्ण दे रखा है AC, क्या दे रखा है AC, और इसका आधार क्या दे रखा है, आधार दे रखा है इसका AB, तो ये आधार हो जाएगा AB। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है आपका कोसेक थीटा, क्या आता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा लिखेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बट्टे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे लंब। तो हम इसको क्या लिखेंगे कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण क्या दे रखा है, इसका कर्ण दे रखा है AC, क्या दे रखा है AC, कर्ण इसका AC दे रखा है, और लंब क्या दे रखा है BC, क्या दे रखा है BC, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किसके लिए है ये समकोण त्रिभुज के लिए ही सत्य है, किसके लिए है समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पर इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो इधर। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये है आपकी शॉर्ट जो ट्रिक जो आपके स्कूलों में ज्यादातर बताई जाती है, वो होती है लाल बटे कक्का। क्या है लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इधर से बात कर रहे हैं, अगर हम इधर से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया ये साइन थीटा लंब बटे कर्ण। और अगर हम फिर इसमें इधर से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। अगर हम इधर से बात कर रहे हैं टेन थीटा, इसका मतलब हो जाएगा लंब बटे आधार। और अगर हम इधर से बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। और अगर हम इधर से बात कर रहे हैं तो कर्ण बटे आधार बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा। और अगर हम इधर से बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब क्या कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी पता चल गया। जैसे कि आपको पहले भी पता है, पहले से ही ये शॉर्ट ट्रिक पता है, तो आप इसको इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो, ठीक। आई होप आपको ये पता चल गया है ना। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसमें और आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कोणों के मापने की विधियां और उनकी इकाइयां, ठीक। क्या है कोणों की मापन की विधियां, मापन की विधियां एवं उनकी इकाई, एवं उनकी इकाई। तो अब हम इसकी बात करेंगे। तो क्या है कोणों को निम्न निम्न विधियों द्वारा, निम्न विधियों द्वारा मापा जाता है। क्या है मापा जाता है। पहली क्या है, पहली है शास्त्रिक विधि। क्या है पहली है शास्त्रिक पद्धति, पहली शास्त्रिक पद्धति है। और दूसरी है सतिक पद्धति। क्या है दूसरी है सतिक पद्धति, दूसरी है सतिक पद्धति। और तृतीय है रेडियन पद्धति। क्या है रेडियन पद्धति, तृतीय क्या है रेडियन पद्धति, ठीक। तो पास्टिक पद्धति में क्या किया जाता है, पास्टिक पद्धति की बात करेंगे इसमें। तो पहले हम इसको देखते हैं पास्टिक पद्धति को। पास्टिक पद्धति में क्या होता है, जो एक अंश जो होता है, जो समकोण जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है,
समकोण जो होता है वो 90 अंश के बराबर होता है। तो इसमें क्या है, एक एक समकोण समकोण कहें तो 90 डिग्री, क्या है, एक समकोण की बात की जाए तो एक समकोण 90 डिग्री के या 90 अंश के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं एक समकोण को 90 बराबर, मतलब 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। क्या है, 90 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक जो समकोण है उसको हम 90 बराबर भागों में बांटेंगे। क्या है, 19 बराबर भागों में, ठीक। और प्रत्येक भाग को हम क्या कह रहे हैं, अंश। क्या कह रहे हैं, अंश कह रहे हैं। इसका मतलब एक जो भाग है वो एक अंश के बराबर होगा। क्या होगा, एक अंश के बराबर होगा। इसके बाद हम क्या कहेंगे, अब एक अंश, क्या, एक अंश को, और इसी में एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटते हैं। 60 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। क्या है, 60 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, 60 बराबर भागों में। पहले हमने एक समकोण को 90 भागों में बांटा है, बराबर 90 भागों में बांटा है, जिसके प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, अंश। फिर हमने एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा है, जिसके प्रत्येक भाग को मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक अंश, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक अंश बराबर कितने को, इसको 60 बराबर भागों में बांटते हैं। एक अंश में कितने भाग होते हैं, 60 बराबर भाग होते हैं। और एक भाग को हम क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक अंश है वो कितने बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि एक अंश जो है वो 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 मिनट। तो इसका मतलब एक अंश जो है वो 60 मिनट के बराबर हो गया। और ये 60 मिनट का क्या है, साइन है। एक अंश 60 मिनट के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि हम एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटते हैं ना, और प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, मिनट कहते हैं। तो इसका मतलब जो एक भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनट कहते हैं। और एक अंश 60 बराबर भागों के बराबर होता है, तो इसका मतलब एक अंश हो गया 60 मिनट। क्योंकि एक भाग को मिनट कहते हैं, तो यहाँ पर 60 है, तो 60 मिनट हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 60 मिनट। अब इसके बाद इसी में और देखिए, अब क्या है, एक मिनट को पुनः 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। क्या है, 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। और प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग को सेकंड कहते हैं। जैसे अभी हमने एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा था और एक भाग को मिनट कहते हैं। इसका मतलब ये 60 मिनट हो जाएंगे। एक अंश बराबर कितनी होगी, 60 मिनट। तो इसके बाद हम देखेंगे, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांट रहे हैं। क्या, 60 बराबर भागों में, 60 बराबर भागों में। और एक भाग को हम क्या बोलते हैं, एक भाग को बोलते हैं हम सेकंड। क्या बोलते हैं, सेकंड। एक भाग को हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ एक मिनट बराबर कितना है, 60 बराबर भाग है। तो इसका मतलब हो जाएगा 60, सॉरी, एक
मिनट बराबर हो जाएगा 60 सेकंड। क्या हो जाएगा? 60 सेकंड्स हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि मिनट का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है। एक मिनट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट को, और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मिनट बराबर कितने होते हैं? 60 सेकंड। और सेकंड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। आगे के इन दोनों पद्धतियों को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। जब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लें अच्छी तरीके से। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दूसरे बच्चों को शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।